H1B वीज़ा, ये नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर है, खासतौर पर जब बात अमेरिका में जॉब करने की आती है। पर यह है क्या? चलिए आज अमेरिका के इसी सबसे चर्चित वर्क वीज़ा को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि H1B वीज़ा होता क्या है, फिर देखेंगे कि कौन इसके लिए योग्य है। इसके बाद नंबर्स की बात करेंगे, मतलब कितने वीज़ा हर साल मिलते हैं। फिर समझेंगे इसकी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस को, H1B पर जिंदगी कैसी होती है और आखिर में ये स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड का रास्ता कैसे बनता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये H1B वीज़ा है क्या और इसका मकसद क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, H1B एक तरह का टेम्परेरी वर्क वीज़ा है। ये अमेरिकी कंपनियों को ये इजाज़त देता है कि वो खास स्किल्स वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को कुछ समय के लिए अपने यहाँ काम पर रख सकें। ये उन जॉब्स के लिए है जहाँ उन्हें अपने देश में सही टैलेंट नहीं मिल पा रहा। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये वीज़ा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति खुद से जाकर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एक अमेरिकी कंपनी को ही अपने होने वाले कर्मचारी के लिए सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक टेम्पररी वीज़ा है। शुरू में ये 3 साल के लिए मिलता है और अगर सब ठीक रहा तो इसे और 3 साल के लिए यानी कुल मिला के 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वीज़ा क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इस खास वीज़ा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये वीज़ा हर किसी नौकरी के लिए नहीं है। जॉब एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो काम ऐसा हो जिसके लिए एक खास तरह की पढ़ाई और प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर इसके लिए कम से कम बैचलर डिग्री होना ज़रूरी माना जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, IT, फाइनेंस, साइंस, रिसर्च। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ ऐसे कुशल लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इन्हीं सेक्टर्स में होता है। अब आते हैं इस वीज़ा की सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती पर, और वो है इसकी सीमित संख्या। हर साल सरकार सिर्फ 65,000 H1B वीज़ा जारी करती है। ये जनरल कोटा है जो पूरी दुनिया के आवेदकों के लिए खुला है। अब आप सोचिए, अप्लाई करने वाले लाखों लोग और वीज़ा सिर्फ 65,000। हाँ, इसके अलावा 20,000 और वीज़ा होते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जिन्होंने अपनी मास्टर्स या उससे ऊंची डिग्री अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से ली है, तो उन्हें एक थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। तो कुल मिला के हर साल 85,000 नए वीज़ा उपलब्ध होते हैं। 65,000 का एक बड़ा पूल सबके लिए और 20,000 का एक छोटा पूल अमेरिकन मास्टर्स डिग्री वालों के लिए। पर असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि हर साल आवेदनों की संख्या उपलब्ध वीज़ा से कई गुना ज्यादा होती है। सरकार एक रैंडम लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, सही सुना आपने, लॉटरी। मतलब आपकी सारी योग्यता और डिग्री एक तरफ और आपकी किस्मत एक तरफ। अच्छा, तो मान लीजिए कि किसी की किस्मत चमक गई और लॉटरी में उनका नाम आ गया, तो क्या काम हो गया? नहीं, असली प्रक्रिया तो अब शुरू होती है। ये एक कई चरणों वाली प्रक्रिया है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लॉटरी। अगर नाम आ गया तो कंपनी लेबर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन लेती है, फिर USCIS यानी इमिग्रेशन सर्विस में पिटिशन फाइल करती है, और अगर आवेदक अमेरिका से बाहर है तो उसे वीज़ा इंटरव्यू भी देना पड़ता है। मतलब ये काफी लंबा और पेचीदा काम है। इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा ये भी है कि कंपनी को ये साबित करना होता है कि वो विदेशी कर्मचारी को सही सैलरी देगी। उन्हें प्रिवेलिंग वेज और एक्चुअल वेज में से जो भी ज्यादा हो वो देना पड़ता है। ये नियम इसलिए है ताकि अमेरिकी वर्कर्स के हितों की रक्षा हो सके। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एक बार वीजा मिल जाने के बाद अमेरिका में H1B पर जिंदगी होती कैसी है। इसके अपने नियम और अपनी सच्चाइयां हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है नौकरी का जाना। अगर किसी भी वजह से एक H1B वर्कर की नौकरी चली जाती है तो उनके पास सिर्फ 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। ये 60 दिन बहुत ज्यादा तनाव वाले हो सकते हैं। इन 60 दिनों के अंदर उन्हें या तो कोई नई कंपनी ढूंढनी होती है जो उनका वीजा स्पॉन्सर कर सके, या फिर अपना वीजा स्टेटस बदलवाना पड़ता है।
और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो उन्हें अमेरिका छोड़ने की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन H-1B वीजा की एक बहुत खास बात है जिसे ड्यूअल इंटेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि कानून ये मानता है कि H-1B होल्डर एक तरफ तो टेम्पररी वर्कर है, लेकिन साथ ही वो परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इससे उनका मौजूदा स्टेटस खतरे में नहीं पड़ता। और यहीं से हम इस कहानी के अगले और आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। बड़ी तस्वीर, H-1B वीजा अमेरिका में बसने की राह में कहाँ खड़ा है। जाहिर है H-1B सिर्फ 6 साल के लिए है, तो सवाल उठता है कि इसके बाद क्या? ज्यादातर लोगों के लिए असली मंजिल क्या होती है? ये समझना जरूरी है कि H-1B वीजा खुद ग्रीन कार्ड नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कार्ड पाने के सबसे आम और लोकप्रिय रास्तों में से एक जरूर है। ज्यादातर कुशल पेशेवर इसी रास्ते से होते हुए अमेरिका में स्थायी निवासी बनते हैं। ये एक तरह से पहली सीढ़ी का काम करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज जब टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में टैलेंट की ज़रूरतें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, तो क्या ये ज़रूरी वीज़ा प्रोग्राम भी आने वाले सालों में बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर गहरा असर डालेगा।